तो दोस्तों, वीडियो के आगाज़ में हम कोगंसू नाम के एक डिटेक्टिव को देखते हैं जो अपनी माँ के फ्यूनरल से वापस होता हुआ आ रहा था और वापसी में अपनी बेटी के लिए केक लेना था। जब ही इसकी बहन की कॉल आती है और उसे डांटती है कि जल्दी घर आओ। इसी बीच एक कुत्ता आ जाता है जिससे वो बचाने की कोशिश में होता है कि एक आदमी इसकी गाड़ी से टकरा जाता है। जब वो देखता है तो वो मर चुका होता है। इस एक्सीडेंट के बारे में या सिर्फ कोगंसू जानता था या वो कुत्ता। इतनी देर में वहाँ से एक पुलिस कार आती है। घबरा कर कोगंसू उस लाश को छुपा देता है। अब जब वो पुलिस कार गुजर जाती है तो ये अपनी इस लाश को गाड़ी की डिग्गी में छुपा देता है। जब वहाँ से गुजरता है तो आगे पुलिस चेकिंग हो रही होती है जिसे देखकर कोगंसू बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। अब पुलिस इसकी गाड़ी को रोक लेती है और इसकी गाड़ी में से अल्कोहल चेकिंग करती है। ये बताता है कि ये एक डिटेक्टिव है। बाहर आकर भी ये पुलिस को इसी बात का यकीन दिलाता है मगर पुलिस इस पर किसी किस्म का यकीन नहीं दिला दे करती। वो पुलिस वालों को बताता है कि वो एक डिटेक्टिव है मगर पुलिस वाले उस पर यकीन नहीं करते और उसकी डिटेक्टिव आईडी ले लेते हैं। इतने में एक पुलिस वाला उसकी कार की डिग्गी खोलने लगता है कि ये डिटेक्टिव जल्दी से उसका हाथ रोक लेता है। अब पुलिस के लोग और उनमें हाथापाई होती है। ये पुलिस के लोगों को मारता है। इतने में पुलिस उसके ऊपर एक बेहोश होने वाली दवाई का छिड़काव करते हैं। शिनाख्त के बाद उन्हें वाकई यकीन हो जाता है कि ये एक डिटेक्टिव है। अगले दूसरे सीन में हमें कोगंसू का ऑफिस दिखाया जाता है जहां उसका सीनियर और उसके 3 साथी सवेट के केस में फंसे होते हैं क्योंकि वो रिश्वत लेते हैं। इस तरफ कोगंसू पुलिस वालों को मारता है क्योंकि पुलिस वाले ने इसके डिटेक्टिव होने पर यकीन नहीं किया था। इसके बाद वो अपनी माँ के फ्यूनरल पर वापस जाता है मगर तमाम गेस्ट वहाँ से चले जाते होते हैं। तभी वहाँ पर उसकी बेटी का एक टॉय आता है और कुछ देर बाद उसकी बेटी भी आ जाती है। इसके बाद उसके वो 3 साथी वहाँ पहुँचते हैं और उसे रेड के बारे में बताते हैं। एक साथी का नाम चोई होता है जो उसे कहता है कि ये सारा इल्ज़ाम तुम अपने सर ले लो। इस पर वो कहता है कि मैं क्यों लूँ और उन पर हाथापाई होती है। इसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि गार्ड वो आवाज़ें सुनता हुआ अंदर आता है मगर वो गनसू उस लाश को एक ताबूत के अंदर छुपा देता है। मगर वो ऐसा करने पर अपनी माँ से माफ़ी मांगता है क्योंकि ये एक जिन है। अगले दिन उस ताबूत को ज़मीन में गाड़ दिया जाता है। यानी कि अब ये स्टोरी मुकम्मल तौर पर ख़त्म होती है मगर इसको अभी भी एक टेंशन होती है क्योंकि इसकी गाड़ी पर काफ़ी ज़्यादा खरोचों के निशान थे। अब वो ऐसा करता है कि अपनी कार को पुलिस कार से ठोक देता है। पुलिस को कहता है कि आपने गलत जगह गाड़ी पार्क की थी और इससे कोई कुछ नहीं कहता क्योंकि ये एक डिटेक्टिव। और फिर हम अगले रोज़ देखते हैं कि कोरियन पुलिस आती है। ये पुलिस एक बम को चेक करने के लिए आती है। ये बम बहुत वीक होता है और 2 मिनट बाद ही ब्लास्ट हो जाता है। इसके ब्लास्ट होने के बाद ही एक केस आता है जो एक ली नाम के आदमी का होता है। अच्छा, अब जब कोगंसी उसकी तस्वीर को देखता है तो वो पहचान जाता है ये तो आदमी वही था जो इसकी गाड़ी के साथ ठुका था। लेकिन अब वो अपने दोस्तों के साथ उसे ढूंढने के लिए निकल जाता है क्योंकि अब वो बता नहीं सकता कैसे कि ये मर चुका है। और अब पुलिस ली के घर के बाहर बैठती है और कहती है कि ये ज़रूर घर के अंदर होगा जिस पर कोगंसू कहता है कि वो घर के अंदर नहीं है मगर वो लोग अंदर जाते हैं और वहाँ ली नहीं मिलता। इसके बाद वो बाहर आते हैं तो वहाँ पर कोगंसू को वही कुत्ता दिखाई देता है जो इस पूरे माजरे का अकलौता गवाह था। आपको गंज से कुत्ते के पीछे पीछे दौड़ होता है तो वही रोड आती है जिस पर एक्सीडेंट हुआ था। यहाँ पर उसे एक पुलिस इंस्पेक्टर मिलता है जिससे कोगंसू को देखता है और वो कोगंसू को बताता है कि यहाँ पर कुछ रात पहले एक्सीडेंट हुआ था। कोगंसू से कहता है कि तुम्हें कैसे बताया है। फिर पुलिस वालों से बताता है कि एक आदमी कल रिपोर्ट करने आया था और वो बता रहा था कि वो एक आदमी ने एक्सीडेंट होने के बाद उसे अपनी कार में बंद करके ले गया। ये सुनने के बाद तो कोगंसू के तो सारे होश उड़ ही जाते हैं। इसके बाद वो ऊपर की जानिब देखता है तो तमाम सीसीटीवी कैमरा के अंदर रिकॉर्ड हो चुका होगा। अगले सीन में हम देखते हैं कि कोगंसू और उसका साथी सीसीटीवी फुटेज देख रहे होते हैं मगर कार का सिर्फ पिछला हिस्सा दिखाई देता है और उस पर भी नंबर प्लेट साफ नहीं होती है। लेकिन कोगंसू का एक साथी उस नंबर प्लेट को पहचान जाता है और कहता है कि ये कोगंसू की कार है मगर वो कोगंसू पर बिल्कुल भी शक नहीं करता। ये तमाम माजरा देखकर कोगंसू बहुत ज़्यादा परेशानी की हालत में घर आ जाता है। कोगंसू के घर में इसकी एक बहन और उसका खाविंद होता है जो पूरा दिन घर में ही रहता है और कोई काम नहीं करता। अगले दिन ऑफिस में सू को एक कॉल आती है और एक आदमी उसे कहता है कि तुमने ली की लाश किधर छुपाई है। पहले तो उसे लगता है कि ये कोई मजाक कर रहा है। इसके बाद सू उसे कहता है कि अगर तुमने ये बात पुलिस को बताई या कुछ भी किया तो मैं तुम्हारे खिलाफ एक्शन ले सकता हूँ। और उसके बाद कॉल कट जाती है। डिटेक्टिव जब बाहर आता है तो वो देखता है कि उसके करीब ही एक शख्स ने ये कॉल की थी। अब डिटेक्टिव उसका पीछा करता है मगर
वो आदमी कार लेकर भाग जाता है। डिटेक्टिव सू उसका बहुत पीछा करता है मगर वो कार को पकड़ नहीं जाता। इसके बाद हम देखते हैं कि वो कोरियन पुलिस के डिपार्टमेंट में जाता है और यूनिफॉर्म पहनकर बाहर आता है। अब सोचने की बात है कि अगर ये पुलिस वाला था तो वो सू को करने की बजाय ब्लैकमेल क्यों कर रहा है। इसके पीछे भी एक रीज़न है। आगे हम देखते हैं कि उसका दोस्त उसे उठाता है और कहता है कि सू तुम्हारी तो कार बिल्कुल न्यू लग रही है। जिस पर वो कहता है कि मैंने तुम्हें बताया तो था कि मेरी कार पुलिस की कार से ठुक गई थी, इसके बाद मैंने इसे रिपेयर कराया। और उसके बाद वो दोबारा कार में बैठता है जिस पर उसे दोबारा उस ब्लैकमेलर की कॉल आती है। डॉक्टर उससे पूछता है कि वो लाश कहाँ है, जिस पर सू बहुत ज़्यादा घबरा जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि डिटेक्टिव सू के ऑफिस में आता है और उसकी जम के धुलाई करता है और बाद में उससे माफ़ी मांगता है और कहता है मैं तो तुम्हें कुछ और समझा था। इसके बाद वो सू के चाइफ के साथ भी उसकी बहुत ज़्यादा बन जाती है और वो यहाँ आता जाता रहता है। एक रोज़ वो बाथरूम में होता है और सू से यही सवाल करता है कि वो लाश कहाँ है, जिस पर सू उसकी जम के धुलाई करता है और बाद में वो फिर सू की जम की धुलाई करता है, जिससे सू को पता चलता है कि ये तो मुझसे भी ज़्यादा पावरफुल है। इसलिए वो उसे लाश देने का फैसला करता है। अगले रोज़ वो लाश को बाहर निकालता है और देखता है कि इसमें ऐसा क्या है जो वो लाश का मुतालबा कर रहा है। फिर उसे एक राज पता चलता है कि ये मौत कार एक्सीडेंट की वजह से नहीं बल्कि इसको तो पहले से ही 2 गोलियां लगी थी। सो ली का फ़ोन उठाता है और उसे उसके घर ले जाकर चार्ज करता है। तभी वहाँ पर एक डॉग नज़र आता है जो सीन के स्टार्ट में था। वहाँ पर उसे उसका पर्स भी दिखाई देता है जिसके अंदर कुछ ख़ास मौजूद तो नहीं था। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि एक कॉल आती है जिसे वो उठाता है और कहता है कि ली तुम कहाँ हो। कॉल करने वाले को जब कोई जवाब नहीं मिलता तो वो कॉल कट कर देता है। इसके फ़ौरन बाद सो लोकेशन ट्रेस करवाने के लिए जाता है। तभी वहाँ पर छुई के पास एक केस आता है जो ट्रैफिक के कानून के खिलाफ था और जब वो केस देखता है तो कार के ऊपर नंबर प्लेट तो भी देखता है और उसे पता चल जाता है ये तो सिर्फ और सिर्फ सू का ही कार का नंबर प्लेट। ने तो उसे बताया था कि उसका एक्सीडेंट तो 2 दिन पहले का हुआ है लेकिन ये तो 21 तारीख का केस आया हुआ है। इसके बाद सू को तमाम एड्रेस पता चल जाता है जो उसने निकलवाया था और वो उस आदमी के पीछे भागता है। सू के काफ़ी इसरार करने के बाद वो आदमी चीख चीख के बताता है कि पार्क जो कि एक पुलिस ऑफिसर है और 2 नंबर का काम करता है। जब पुलिस के पास से ड्रग्स लगती हैं और गवर्नमेंट उसे बहाने को कहती है कि इसे पानी में बहा दो, तब पार्क एक 2 नंबर काम करता है। वो नीचे से मौजूद नाली से उस पानी और ड्रग को एक बोतल के अंदर फिल करता है और उसे बाद में बार के अंदर यूज़ करता है जो कि पार्क ही चला रहा होता है और जो उसे एक बार लेता है उसकी तो लत लग जाती है उसे, जिसकी वजह से पार्क इतना अमीर था। इसके बाद सू उससे सवाल करता है कि पार्क ली की लाश को क्यों ढूंढ रहा है। तब वो आदमी बताता है कि ली के पास लॉकर की चाबी थी। वो ये सुनते ही दोबारा से उसकी लाश को बाहर निकालता है और उसे चाबी मिल जाती है। लेकिन वहाँ पर उसका दोस्त छुई आ जाता है जो उसके ऊपर कत्ल का इल्ज़ाम लगाता है और उसे अरेस्ट कर लेता है। छुई अपने दोस्त को समझ रहा होता है तभी वो अपने पार्क को गाड़ी से बाहर आने का बोलता है और जब वो बाहर आता है तो यहाँ पर गाड़ी ब्लास्ट हो जाती है। इसे देखकर सू बहुत परेशान होता है मगर उसे फिर पार्क का मैसेज आता है कि अगर तुमने मुझे लाश के बारे में ना बताया तो तुम्हारी पूरी फैमिली को मैं ऐसे ही मार दूंगा। इसीलिए सू अपनी फैमिली को वेकेशन पर भेज देता है। अगले रोज वो पुलिस स्टेशन खुद जाकर उस बॉम्ब को चुरा लेता है जो सीन के शुरू में दिखाया था। इसके बाद वो लाश के साथ बॉम्ब को रख देता है। पार्क अच्छे तरीके से लाश को चेक करता है मगर उस वक्त बॉम्ब की पहचान नहीं होती। इसके बाद पार्क ली को मारने लगता है लेकिन वो बोलता है कि उसने ईमेल कर दी है और उससे गवर्नमेंट नहीं छोड़ेगी। इसके बाद पार्क उसे छोड़ देता है, वो गाड़ी चलाता है। इसके बाद गाड़ी ब्लास्ट हो जाती है और वो नदी में गिर जाता है। अब सू बहुत सुकून में होता है कि अब सारे मामला ठीक हो गए हैं और वो फिर अपनी फैमिली को कॉल करता है कि वो भी बीच पे आ रहा है। इसी बीच में पार्क आ जाता है जो कि आधे मुंह के साथ खराब होता है और इन दोनों में काफ़ी हाथापाई होती है। सू के पास अपने घर में मौजूद गन होती है जिससे वो पार्क को मार देता है। ये तमाम मामला पुलिस के हेडक्वार्टर में पहुंच जाता है मगर पुलिस सू को रिहा कर देती है क्योंकि सू ने ली को नहीं मारा होता और सू पुलिस की जॉब छोड़ जाता है। इसके काफ़ी अर्से बाद सू अपनी माँ के फ्यूनरल में जाता है जहाँ वो अपनी फैमिली के साथ बैठा होता है तो उसकी बेटी को वहाँ पर मौजूद वही चाबी मिलती है जो वहाँ गिर गई थी और ये फिर इस चाबी को लेकर माफिया अड्डे पे पहुंचते हैं जहाँ तमाम क्रिमिनल्स अपने पैसे छुपाते हैं क्योंकि अब वो दोनों मर जाते हैं तो ये तमाम पैसा सिर्फ और सिर्फ सू का होता है और यहीं पर कहानी का इख्तिताम होता है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो लाइक कमेंट करना और शेयर करना मत भूलिएगा और मज़ीद वीडियोस के लिए इंतज़ार करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा।